नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बाजार इस हफ्ते। तो 24 नवंबर को जो हफ्ता खत्म हुआ शेयर बाजार का, वो काफी वॉलेटाइल रहा। घरेलू इंडेक्स पूरे हफ्ते एक दायरे में कारोबार करते हुए नजर आए। फेड रिजर्व का जो रुख था वो सतर्क था और यूरोपीय और जर्मन बाजारों में नरम रुख की वजह से इसका असर जो भारतीय शेयर बाजार है उस पर भी पड़ा और वो गिरावट के साथ बंद हुए। इस दौरान हमने देखा कि आईटी शेयर्स में बिकवाली से बाजार में थोड़ा नुकसान देखने को मिला। तो अगर आप जानना चाहते हैं शेयर मार्केट का हाल, कैसी रहने वाली है स्टॉक्स की चाल और कहां निवेश करना बेहतर विकल्प है, कौन सा सेक्टर देगा बेहतर रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जुड़े हुए हमारे मार्केट विशेषज्ञ। लेकिन अपना सवाल पूछने के लिए आप जो तमाम नंबर्स हैं उन पर कॉल कर सकते हैं जो लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स को एक बार आपसे साझा कर देते हैं। नंबर्स हैं 011233873031 और दूसरा नंबर है 23097670। आपसे इल्तिजा है कि जब आप फोन करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें ताकि हम आपके सवाल सुन पाए। तो इन्हीं तमाम जो शेयर मार्केट और सेक्टर से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए विशिष्ट मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एनसी महेश्वरी साहब जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट एक्सपर्ट है, और साथ ही साथ अविनाश जी भी जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट एनालिस्ट है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे महेश्वरी साहब, क्योंकि हम जानते हैं कि अगला हफ्ता ट्रंकेटेड वीक होने वाला है। सोमवार को गुरु नानक जयंती के अवसर पर बाजार बंद रहेंगे, एक्सपायरी का ये वीक है। किस तरह का एक्शन हम स्टॉक मार्केट में अगले हफ्ते देख सकते हैं? देखिए, बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है। इस हफ्ते जो मेजर बात रही आईपीओ, पहली बार एक वीक में करीब 4 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है। उन सारों के जो आईपीओ हैं उनकी लिस्टिंग नेक्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी और सारे के सारे बड़े अट्रैक्टिव आईपीओ हैं जो कि मार्केट को नया आयाम और नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। अगर आप टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें, करीब 75 टाइम्स तक सब्सक्राइब हुआ है। उसके बाद कंधार, उसके बाद फ्लेयर, उसके बाद इवन फेड बैंक फाइनेंस, इन सारों की हम बात करें तो 40 to 50% तक का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, जिसके चलते बड़े प्रीमियम पे लिस्टिंग होने का चांस है। और जब भी एक नया इन्वेस्टर जुड़ता है तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है मार्केट में आने का वो आईपीओ लिस्टिंग ही है। तो अगर मार्केट में उनको आईपीओ लिस्टिंग से गेन मिलेगा तो मार्केट को एक मोमेंटम देगा, जो कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल फैक्टर, जो हमारे बाहर के जो बाजार है उसमें जैसे आपने बोला कुछ नरमी दिखाई दी, सतर्कता का माहौल था, लेकिन उसके चलते हुए भी हमारे को एक अच्छा रुख आने की संभावना है। अविनाश जी, क्योंकि यहाँ पर बात आईपीओस को लेकर हो रही है, लेकिन आईपीओस की खुमारी पर जिस तरह से हमने शेयर बाजार में एक जबरदस्त टर्नआउट देखा है, इसको लेकर सेबी के चेयरपर्सन ने ये भी कहा कि भाई पहले लिस्टिंग होना बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान दीजिए। खास तौर पर जो ये आईपीओ अभी आया टाटा का, उसमें 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। आईपीओस को लेकर आप निवेशकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? अविनाश जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि सारे आईपीओज काफी अच्छे हैं। आईपीओ का रिस्पांस भी बहुत बढ़िया आ गया है। इनफैक्ट टाटा टेक्नोलॉजीज को करीबन 2.5 लाख करोड़ का पैसा आ गया है, जबकि ऑफरिंग 3000 करोड़ का था। अगर हम इरेडा की बात करें तो वहां पे भी बहुत अच्छी ओवर सब्सक्रिप्शन आई है। और उसके बाद गंधार रिफाइनरीज का भी अच्छा रिस्पांस आ गया। तो डेफिनेटली देखिए, जब बिजनेस अच्छा होता है तभी डेफिनेटली आईपीओ का माहौल अच्छा होता है। लेकिन मैं इतना जरूर आप सारे के व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँ कि देखिए, सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए आईपीओ में पैसा मत डालिए। अगर आपको सही मायने में वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको जरूर थोड़ा सा लंबा निवेश करके इन आईपीओस में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि वहीं से अच्छी वेल्थ क्रिएशन होती है। लिस्टिंग गेन्स एक तरीके का एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम होता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में जो इन्वेस्टर्स लॉन्गर टर्म के लिए शेयर पकड़ के रखते हैं उनको ऑब्वियसली मुनाफा काफी ज्यादा होता है। तो थोड़ा पेशेंस और थोड़ा मैच्योरिटी रखिए, क्योंकि ये लॉटरी जैसा गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक हिस्सा है। महेश्वरी साहब, जिस तरह से हमने अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए तो यहाँ पर हमने देखा खासतौर पर आईटी शेयर्स में खासी बिकवाली देखी गई। रेजिलियंस के तौर पर क्या आईटी स्टॉक्स में आगे हम दमदार एक्शन देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी अर्निंग्स ठीक ठाक रहे थे लेकिन फिर भी कई बड़े काउंटर्स ऐसे हैं जिसमें लगातार हम दबाव देख रहे हैं? देखिए, आईटी सेक्टर पूरी तरह से विदेशी एक्सचेंज से, विदेशी जो वहाँ का सोशल सिस्टम है, वहाँ का इकोनॉमिक सब सिस्टम है, वहाँ की इकोनॉमी है, उससे पूरी तरह प्रभावित है। अगर हम खाली आईटी की बात ना करें, इवन आईटी और बैंकिंग की बात करें या बड़े शेयर्स की बात करें, तो पिछले 2 साल में
लार्ज कैप से कोई ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिला है, और जो मार्केट हमारी पूरी चल रही है पूरी तरह प्रभावित है वो मीडियम एंड स्मॉल कैप्स में। जो इस समय इन्वेस्टर को रिटर्न आ रही है वो स्मॉल और मीडियम कैप से ही आ रहा है, लार्ज में नहीं आ रहा है। और अभी भी आईटी सेक्टर में मैंने बताया कि वो बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो प्रभावित है। कहीं पे लड़ाई हो रही है, कहीं पे इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, टीटी क्या है, उनका एक्सपोजर कहाँ है, फेड अपने कभी बात कर रहा है रेट बढ़ाने की, उनके पास कितना डिस्पोजेबल इनकम है, वहां की कॉर्पोरेट क्या इन्वेस्टमेंट करेगी। तो उसके चलते हुए आईटी सेक्टर में आएगी, वो कब आएगी वो अभी भी एक क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि इस समय अभी हमें थोड़ा वेट एंड वॉच रखना है, और मुझे लगता है कि पोस्ट दिसंबर इसमें बड़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। चलिए, वेट एंड वॉच तो आईटी सेक्टर के लिए। अविनाश, ऐसे और कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं आने वाले 3 से 6 महीनों में जिसमें निवेश कर आगे लंबी अवधि के लिए निवेश कर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं? क्योंकि कई ऐसे नियम हैं जो अब प्रस्ताव किए जा रहे हैं सेबी द्वारा, जिन पर बदलने की बात की जा रही है शेयर बाजार को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीने की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर है, उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर है, कैपिटल गुड्स है। हमने ऑलरेडी देखा है कि ये तीनों सेक्टर्स ने Q2 में बहुत ही दमदार नंबर दिखाया, और सेकंड हाफ तो नॉर्मली ऑटो सेक्टर के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, जो फ्रंटलाइन कंपनीज है जैसे कि टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है ऑटो में, उसके बाद रियल एस्टेट में DLF है, अनंत राज है, उसके बाद कैपिटल गुड्स में कमिंस है, L&T है। तो ऐसे शेयर्स में मुझे लग रहा है कि अभी भी पूरी तरह से मार्केट ने इनका जो री रेटिंग है वो किया नहीं है। अभी भी अच्छा मौका है पैसा बनाने के लिए, तो यहाँ पर एक निवेश बन सकता है। महेश्वरी साहब, क्योंकि लगातार निवेशकों से जब हम बात करते हैं इस शो पर, कई बार इस बात पर चर्चा होती है कि स्टॉक जब जिसमें निवेश किया है, जिस सेक्टर में निवेश किया है, सही समय क्या है कि भाई वहां से निकल जाए, कितना प्रॉफिट हमने कमाया। इस पर कई बार मंथन होता है। किन तमाम अहम पॉइंटर्स को दिमाग में रखकर निवेशक ये फैसला ले सकता है? हाँ, आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुझे भी लगता है कि एग्जिट पॉलिसी जो है वो कोई इन्वेस्टर्स के पास नहीं है, और एग्जिट बड़े बड़े फंड मैनेजर में भी व्हेन टू एंड हाउ टू एग्जिट इसमें थोड़ा इशू है। क्योंकि जब इन्वेस्टर आपने अगर जैसे पिछले हम 1 साल का देखें, अगर किसी ने 15% या 20% पे मिड कैप या स्मॉल कैप को एग्जिट कर दिया, तो आज अच्छे जो मिड कैप चल रहे हैं 40 से 45% के ऊपर चल रहे हैं, तो उनको लगेगा मैंने 20% छोड़ दिया है। तो कोई हम रूल नहीं दे सकते कि आपको 15% या 20% पे ही एग्जिट करना है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी थोड़ी सी आपको जरूरत पड़नी पड़ेगी। उस कंपनी की ब्रांड इक्विटी क्या है। मैंने पिछले भी हमेशा बताया कि अगर कंपनी का ब्रांड दिखता है, अगर आपको उसका प्रोडक्ट की बात करें, आप जब शेयर खरीद रहे हैं तो बेसिकली इनडायरेक्टली आप कंपनी को खरीद रहे हैं और कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो जब आदमी लॉन्ग टर्म के लिए अवधि पे काम करेगा, एक तो है जैसे अभी हमारी बात हुई कि लिस्टिंग गेन की क्या बात है, या रिवर्स आज का जो डील लिस्टिंग हो रही है, जैसे अभी आपने कहा कि सेबी बहुत प्रावधान में चेंज करने वाला है, तो उसमें से एक बड़ा चेंज है वो डी लिस्टिंग गेन का है। तो जब कंपनी बंद होगी तो उसमें भी उनको इजाफा मिलेगा, पर ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है कि आपने एफएनडो में काम किया, ऑप्शन में काम किया, डी लिस्टिंग में काम किया, आईपीओ में काम किया, शॉर्ट टर्म में एक मेजर इनकम आपको आ गई, और उस समय शायद हमें इतने रिस्क मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की अवधि की बात करते हैं और जो आपने एक्सिट पॉलिसी की बात कराई, उसमें हमें 3 चीजें समराइज अगर हम करें तो चाहिए कि सबसे पहले तो उस कंपनी की ब्रांड इक्विटी क्या है, उसका मार्केट शेयर क्या है, और क्या वो एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल में प्रोडक्ट बना रही है या न्यू एज की कंपनी बना रही है। अगर वो न्यू एज की टेक्नोलॉजी में हम काम कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उसको जितना टाइम आप लॉन्ग टर्म रखेंगे उतना ज्यादा उसमें वजीफा होने का चांस रहता है। तो थर्ड हमारा ये है कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, जो छोटा मोटा हम जो लोगों को समझाते हैं बेसिक सिंपल रेशोज हैं, उसकी प्राइस अर्निंग रेशो क्या है, उसकी डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है। एक नॉर्मल हम मान के चल रहे हैं कि न्यू एज पे अगर 40 से ज्यादा पीई हो जाती है तो शायद वो एग्जिट करने का एक कैंडिडेट हो जाता है। कुछ लोग इसको आरएसआई बेस भी डील कर लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कितना है। अगर उसकी मार्केट प्राइस हमें करीब 60 से ज्यादा चली जाती है और 70 तक आ जाती है तो हम उसको भी एग्जिट करने की सोच सकते हैं। लोगों को इन्वेस्टर को ये लगेगा कि आरएसआई या पीई कहां से मिलेगी, क्योंकि हर आदमी कैलकुलेट नहीं कर सकता, पर आज के लिए सब चीजें मिलनी काफी इजी है। आप कोई भी रिलायबल एक साइट देखेंगे तो आपको आरएसआई फिगर मिल जाएगी। एग्जिट पॉलिसी को आप आरएसआई बेस या पीई रेशो करके भी बना सकते हैं। बहुत अहम जानकारी कि किस तरह से एग्जिट पॉलिसी को लेकर जिस तरह से महेश्वरी साहब ने अपने विचार रखे, लेकिन 3 थंब रूल क्या होने चाहिए निवेश करने के लिए शेयर मार्केट में, इस पर लेंगे अविनाश जी की राय। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है इस वक्त। बाजार इस हफ्ते में लगातार
हमारे इस खास शो में स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी जारी है। आप जुड़े रहिए टीडी न्यूज़ के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हाँ, ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो बाजार इस हफ्ते में। विशिष्ट मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है सेक्टर्स जो शेयर बाजार के हैं उस पर जानकारी देने के लिए। अविनाश, ये थंब रूल क्या रहेगा? हम लगातार इस शो के ज़रिए ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन निवेशकों से साझा करते हैं कि जिन्होंने शेयर बाजार में निवेश नहीं किया उनके लिए सही तरीका क्या है। तो 3 जो थंब रूल्स हैं वो क्या रहेंगे शेयर मार्केट में पहली बार निवेश करने के लिए? अविनाश जी, देखिए, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो कंपनी का मार्केट शेयर, मार्केट डोमिनेंस क्या है, कितनी बड़ी कंपनी है, इसके क्या ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 3-4 साल से या 5 साल से वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो मैं देखता हूँ और जो सारे इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि कितना कर्जा बैलेंस शीट पे। अगर ज्यादा कर्जा है तो डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो ज्यादातर कंपनीज का कर्जा कम हो या बिल्कुल ना हो तो वो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम निवेशक सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, हमको कंपनी का कैश फ्लो देखना चाहिए। कैश फ्लो ये एनुअल रिपोर्ट में आपको आसानी से मिलता है। तो कैश फ्लो अगर कंपनी का माइनस है या लगातार कुछ कंपनी पैसा नहीं बना रही है तो उसका मतलब कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी का कुछ मतलब नहीं है। तो ये 2-3 चीजें ध्यान में रखें, क्योंकि यही चीजें मार्केट को आगे स्टॉक को रिरेट करते हैं। महेश्वरी साहब, जिन स्टॉक्स की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं और अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें निवेश ना करके अगर निवेशक उन अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स की तरफ जाए, वो किस तरह का कॉल होगा? क्या आप ये सलाह देंगे खासतौर पर फर्स्ट टाइम निवेशकों को, या फिर जो थोड़ा अपना अमाउंट निवेश करना चाहते हैं SIP से इतर शेयर बाजार में? देखिए, अगर हम बात करें कि एक एस्टेब्लिश शेयर जिनकी पी रेशो ज्यादा है या पहले ही महंगे हैं, उनको एग्जिट करके और एक रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, उसको चेंज करते हैं दूसरे शेयर से, वो थोड़ा सा एक आप निवेशक के लिए काफी मुश्किल है। बिकॉज जो नए शेयर्स हैं उनकी रणनीति क्या होगी, आगे वो चलेंगे नहीं चल पाएंगे, मार्केट में पकड़ कितनी है, उनकी मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो जनरली आदमी नहीं कर सकता। लाइक जैसे मैं अभी आपको बताया कि हम इन्वेस्टर को बताते थे कि आप लार्ज कैप में ही जाइए ताकि रिस्क कम है, लेकिन रिस्क तो कम है। लेकिन पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो टॉप के अगर आप 20 लार्ज कैप की बात करें तो उसमें रिटर्न ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो आदमी को ठीक है रिस्क तो कम हुआ लेकिन उसको रिटर्न बिल्कुल नहीं है। तो और लेकिन तो हम स्मॉल कैप में जाएंगे तो नेचुरली उनको रिटर्न ज्यादा है तो लॉस भी ज्यादा है। अगर हम जैसे आईपीओ की बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं कि 50 आईपीओ में डबल लिस्टिंग है, 70 to 60% हुआ है, तो करीब 30-40 आईपीओ ऐसे भी हैं जिसमें जो लिस्टिंग गेन के बाद आज प्रेजेंट प्राइस है वो 5-10% इंक्रीज है या थोड़ा सा डाउन भी हो गया है। तो ये जो इनिशियल इन्वेस्टर फेस है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड या SIP एक बेटर चीज है, और इन्वेस्टर्स को सबसे इजी, अगर म्यूचुअल फंड से भी और इजी चीज पे जाना है जहां और कॉस्ट कम है, वो ETF है। जो ETF इज एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। अगर एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में जाएंगे तो उनको थोड़ा सा लिक्विडिटी भी मिलेगी और उनकी कॉस्ट भी थोड़ी कम होगी। चलिए, हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं। लालचंद जुड़े हैं हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से। लालचंद जी, सुप्रभात, पूछिए सवाल। हाँ मैम, मैंने एक्चुअली रेमंड में कुछ शेयर खरीदे हुए हैं 2100 रुपए में। हाँ, मैंने रेमंड में 2100 रुपए में कुछ शेयर खरीदे थे। हर हफ्ते वो घटते जा रहे हैं, 1700 आ गए, तो कंटिन्यू रखना चाहिए या ड्रा कर लेना चाहिए? अविनाश जी, देखिए, मुझे लगता है कि रेमंड में आपको कोई फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए रेमंड में अभी जो डेवलपमेंट हो गया है वो फंडामेंटल से विपरीत है। रेमंड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका डाइवोर्स हो रहा है, तो मार्केट को लग रहा है कि शायद थोड़ी सी कठिनाइयां लीगल एक्शन से हो सकती है, लेकिन बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आपका नजरिया अगर 12 से 18 महीना है तो मेरे ख्याल से निवेशित रहिए। ये शॉर्ट टर्म फेज है, शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से चलता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में
नंबर्स और फंडामेंटल्स चलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अगर नजरिया आपका मीडियम लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे निवेश करें। महेश्वरी साहब, जिस तरह से रेमंड की हमने बात की, अगर यस बैंक का हम कुछ पुराना इतिहास निकाले तो उनके जो प्रमोटर्स थे उनकी वजह से बैंक के काउंटर में काफ़ी दबाव देखा गया। इस तरह की खबरें जब किसी भी शेयर पर आती हैं, निवेशक का मन घबराता है, तो किस सोच के साथ उसे उस शेयर में बने रहना चाहिए, या फिर जिस तरह से हम बात कर रहे थे, क्या वो सही टिक या फिर हम कह सकते हैं एक किक होता है जब वो उस शेयर से बाहर निकले? देखिए, इसमें 3 चीजें हैं जो अविनाश जी ने बताई हमें। वो एक्चुअली वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग है, वो हमेशा वही देखना पड़ेगा। अगर लाइक रेमंड और अगर यस बैंक की बात करें, यस बैंक में जो बात हुई वहां पे इम्प्रॉपर फंडिंग की बात थी, जहां हमने फाइनेंस किया था हमारा आउटसोर्स था। जो रेमंड की बात है, वह रेमंड में नेचुरली जो फ्यूड बिटवीन द प्रमोटर्स है, वो उसकी फैमिली में फ्यूड है, उससे डायरेक्ट कोई बिजनेस मॉडल भी इशू नहीं है कि उनका स्टॉक ओवर प्राइस्ड है या स्टॉक में ब्रांच नंबर ऑफ ब्रांचेस कम है या कुछ चीजें है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी हमें पता लगेगा तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर उस कंपनी पे और फाइनेंसिंग है, अगर उसकी बैलेंस शीट में काफी लोन है या प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं। जैसे एक और बड़ा इंडिकेटर है, जब भी हम देखें आजकल हर एक्सचेंज की साइट पर प्रमोटर्स को अपनी प्लेज की पोजीशन रहनी पड़ती है, तो अगर प्रमोटर्स ने अपने सारे शेयर प्लेज कर रखे हैं या बेचने की बात कर रहा है, तो उससे एक इनडायरेक्टली हमें हिंट मिल जाता है कि अब इस शेयर में एग्जिट करने का चांस आ गया, बिकॉज से होने से कहीं ना कहीं या तो उसने प्लेस किए नहीं तो उसमें शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, और अगर वो एग्जिट कर रहा है, प्रमोटर्स की ही इक्विटी थोड़ी कम होती जा रही है, तो वो भी एक सिग्नल है। जैसे कि यस बैंक में आपने देखा कि प्रमोटर्स ने धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपनी इक्विटी कम करते जा रहे थे, तो दैट वाज ए हिंट। अगर हम चाहें तो हम इसको बार बार देख सकते हैं और क्वार्टरली कंपैरिजन कर लीजिए। पहले जो परसेंटेज ऑफ प्लेस थी वो कितनी है, परसेंटेज ऑफ प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी है, उससे एक इनडायरेक्ट आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कोई भी ये टोटलिटी में देखना पड़ेगा। कोई भी हम आपको जो यार्डस्टिक या जो पॉइंटर्स बता रहे हैं वो खुद कंक्लूसिव नहीं है, ये सारे के सारे इलस्ट्रेटिव या आपको एक इंडिकेटिव है, एक आपको बिल्कुल इंडिकेशन दे रहे हैं जी। हाँ, अलर्ट, आपको अलर्ट एक दे सकते हैं, बट वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दे सकते जी। चलिए, रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं जलगांव महाराष्ट्र से। रोहित जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए। मैडम, मेरे पास टाटा पावर के स्टॉक है, तो मुझे होल्ड करने चाहिए या नहीं? महेश्वरी साहब, टाटा पावर के स्टॉक्स इनके पास, पूछ रहे हैं होल्ड करें या निकल जाएं? हाँ, देखिए, हम टाटा पावर में बहुत बुलिश है। टाटा पावर को होल्ड करना चाहिए क्योंकि उसमें रिन्यूएबल पे भी काफी काम कर रहा है। नॉर्मल पावर प्लांट तो है ही है, उसका आज का PE मार्केट रेटिंग बड़ी अच्छी है। आप एनटीपीसी देखें तो भी बड़ा अच्छा है, तो इसलिए टाटा पावर सेल्फ में भी बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि रिन्यूएबल बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कि हमारा बड़ा सनराइज इंडस्ट्री है, उसके चलते हुए टाटा पावर में बना रहना मुझे लगता है आने 2-3 साल में बड़ा अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। अभी हम ऑटो सेक्टर को लेकर जिक्र कर रहे थे अविनाश जी, और खासतौर पर जो पैसेंजर व्हीकल्स के लगातार डेटा आ रहे हैं उसमें हम रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देख रहे हैं। तो आप बुलिश किस सेगमेंट में ज़्यादा हैं, 2 व्हीकल या 4 व्हीकल सेगमेंट को लेकर? देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी जो ऑटो सेक्टर में तेजी दिख रही है वो ज्यादातर 2 व्हीलर में दिख रही है। आपने देखा है कि पिछले हफ्ते भी बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प, टीवीएस, इसमें बहुत अच्छी तेजी आई थी। इसका एकमात्र कारण है कि मार्केट का ऐसा ओपिनियन है कि इस फेस्टिव सीजन में बहुत अच्छी तरह से 2 व्हीलर के सेल्स होने वाली है अक्टूबर टू दिसंबर में, और बहुत समय के बाद ये सेक्टर चल चुका है, क्योंकि पहले कमर्शियल व्हीकल चला, उसके बाद पैसेंजर कार चले। तो ऐसा नहीं है कि पैसेंजर कार और कमर्शियल व्हीकल्स में ग्रोथ कम हो गया है, बट अभी जो करंट फ्लेवर मार्केट का है वो 2 व्हीलर का है, और हमको लग रहा है कि हीरो मोटरकॉर्प, बजाज ऑटो, ये डेफिनेटली आपके रडार पे होना चाहिए। करंट फ्लेवर मार्केट का तो अगर हम देखें तो 2 व्हीकल सेगमेंट है। लेकिन महेश्वरी साहब, खास तौर पर हमेशा से एक फ्लेवर जो हम शेयर बाजार में देखते हैं वो गोल्ड के लिए, और गोल्ड का जो सॉवरेन बॉन्ड है वो मैच्योर हो रहा है 30 नवंबर को। किस तरह की रणनीति गोल्ड को लेकर रहनी चाहिए, खासतौर पर त्योहारी सीजन अभी आगे और भी है? गोल्ड बॉन्ड्स, ETF या फिर फिजिकल गोल्ड पर आप रहेंगे, आपकी राय? देखिए, गोल्ड बॉन्ड में आपने बड़ा ही अच्छा अट्रैक्टिव क्वेश्चन दिया है, बिकॉज गोल्ड वैसे ही अट्रैक्टिव होता है। ये जो इनिशियल अलॉटमेंट हुई थी वो करीब 24,000 से 26,000 की रेंज में हुई थी, और आज जो उनको एग्जिट प्राइस मिल रही है वो 62,000 के करीब मिल रही है, 61 to 62,000 बीच, जो कि एनुअलाइज रिटर्न बहुत ही अच्छी है। इवन अगर हम इक्विटी को देखें तो उसको हर ढंग से कंपेयर है, बिकॉज इस प्राइस में 2.5% जो उनको गारंटीड रिटर्न मिली थी वो नहीं जुड़ी हुई है। दूसरा, इनिशियल सब्सक्राइबर ने जिसने ये कैपिटल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड रखे थे, उनको जो भी इंक्रीमेंट मिल रहा है, जो बेनिफिट मिल रहा है, वो सारा का सारा टैक्स फ्री है।
तो अगर आप पोस्ट टैक्स रिटर्न निकालें तो मुझे लगता है कि ये जो एसजीबी के फर्स्ट रिडम्पशन हुई है वो इक्विटी से हर हालत में कंपेरेबल है, कम्पिटिटिव है और बेटर है। लेकिन क्या आने वाले टाइम में भी इतनी अच्छी रिटर्न मिलेगी? पिछले 7 साल में अगर वो मान के चले 26 से 62 हो गया है, तो क्या नेक्स्ट 6 इयर्स में क्या उसका हमारा टारगेट है क्या 1,25,000 हो जाएगा? जिसमें कि डाउट है। अगर हम यूएस फेड की बात करें या इवन इंटरनेशनल गोल्ड काउंसिल की बात करें तो उनको लग रहा है कि जो डॉलर की प्राइस है वो नेक्स्ट 2 साल में शायद $2,200 से ऊपर जाने वाली नहीं है। अगर $2,200 ऑन से ऊपर जाती है तो शायद नेक्स्ट टारगेट $2,600 का है। इसका मतलब नेक्स्ट 2-3 साल में हमें करीब 14 to 15% की रिटर्न की उम्मीद है। लेकिन स्टिल मेरा मानना ये है कि हर आदमी को थोड़ा बहुत गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट टूल, एज ए हेजिंग आप कह लीजिए, और कैसे भी आप कर सकते हैं तो रख सकते हैं। इमीडिएटली मुझे नहीं लग रहा है कि गोल्ड में कोई एकदम इजाफा आने वाला है, बिकॉज सूनर और लेटर दोनों वर्ल्ड के जो वर्ल्ड मुझे याद है, लेकिन महेश भाई साहब 2009 मेरी शादी हुई थी, उस वक्त गोल्ड का जो रेट था वो 14,000 पर 10 ग्राम्स था, और अब हम देख रहे हैं जिस तरह से बहुत अच्छा रनअप गोल्ड में देखा गया है और इसे सेफ हेवन माना जाता है। इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हरीश जुड़ गए हैं चित्रकूट से। हरीश जी पूछिए अपना सवाल। सुप्रभात आपको। जी मैम। मैम मैं चित्रकूट से बात करूं और मैंने पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स ले रखे हैं करीब 1,000 के आसपास। जी चलिए, पीसी ज्वेलर्स, महेश्वरी साहब हम गोल्ड पर बात कर रहे थे, इन्होंने पीसी ज्वेलर्स के शेयर लिए हैं। क्या आप कितने बुलिश नजर आ रहे हैं इस काउंटर पर? देखिए, गोल्ड और गोल्ड स्मिथ दोनों हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर गोल्ड बढ़ेगा तो उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो बड़े बड़े गोल्ड के चेन्स हैं, वो गोल्ड के जो बड़े ब्रांड हैं वो भी बढ़ेंगे। बिकॉज पीपी ज्वेलर्स में पीछे भी उस काउंटर पे काफी प्रॉब्लम रही है, बिकॉज ऑफ प्रमोटर्स इशू, बिकॉज ऑफ द ओवर लीवरेज इशू। तो इमीडिएटली हमें ये कहना कि पीपी ज्वेलर्स को इस पे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा गोल्ड की प्राइस बढ़ने से, तो मुझे लगता नहीं कि वो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बिकॉज जो भी बड़े ज्वेलर्स हैं वो सारा अपना स्टॉक इन हैंड बहुत लिमिटेड रखते हैं। तो उनको क्या है कि जितना उनका माल बिकता है उतना वो एग्जिट करके, उतना ही हेज करके, उतना गोल्ड ले लेते हैं। तो वन टाइम जो उनका स्टॉक है वो तो उनके काउंटर पे है, लेकिन उसके बाद वो जितना माल बिकता है उतना ही लेते हैं। तो इस मतलब उनका जो इनपुट और आउटपुट है वो करंट प्राइस के बेस पे ही है। और क्या होता है, प्राइस एकदम बढ़ती है तो कई बार स्टैग्नेशन भी आ जाती है। तो जो एक इन्वेस्टर गोल्ड लेना चाहते हैं उसको लगता है कि ये तो बहुत प्राइस बढ़ी है, क्या मैं कुछ वेट करूं? तो वेट करने से भी जो उनकी नेट ऑफ टेक है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। मेजर इनकम है वो मेकिंग चार्जेस है। तो अगर उनकी ऑफ टेक कम हो जाएगी तो मेकिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस या उनका सेल जो प्राइस है वो भी कम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइस का बढ़ना और ज्वेलर्स में मुझे लगता है दोनों काउंटर्स को हमें अलग-अलग है ये दोनों बातें, और ब्रांड इक्विटी के हिसाब से मैं आगे इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं। जी फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर भी जानेंगे और बहुत कुछ शेयर मार्केट जुड़ा हुआ। आप जुड़े रहिए बाजार इस हफ्ते के साथ। वक्त एक ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत, और हमारे साथ शेयर बाजार पर चर्चा करने के लिए विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, जब हम एसआईपी की बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, उसमें डेट फंड को लेकर कई सवाल आते हैं। हम चाहते हैं कि इस शो के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताएं कि डेट फंड में निवेश करना या डेट फंड आखिर है क्या ये भी एक अहम और सुरक्षित संरक्षित तरीका है निवेश के लिए? बिल्कुल। देखिए, डेट फंड की अगर हम बात करें तो जो लोग एफडी में पैसा लगाते हैं या बैंक डिपॉजिट में पैसा डालते हैं, उससे कहीं बेहतर डेट फंड्स आपको रिटर्न्स देते हैं। ऐसे भी डेट फंड्स हैं जो ओवरनाइट आपको रिटर्न्स देते हैं। दूसरे फंड्स होते हैं जो आपको साल भर का या 2 साल का व्यू लेके करते हैं। तो डेफिनेटली डेट फंड्स में जिनके पास इक्विटी का बड़ा एक्सपोजर है, वो अगर चाहते हैं कि उनको इंटरेस्ट इनकम भी मिले, तो म्यूचुअल फंड्स में काफी ऐसे डेट के प्रोडक्ट्स हैं जहां पे वो सेफ भी है, लिक्विड भी है, और सबसे बड़ी बात इसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो नॉर्मल एफडी या बैंक डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में अच्छे होते हैं। तो डेफिनेटली छोटे निवेशक भी इसको खरीद सकते हैं एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपना पोर्टफोलियो डेट फंड का भी बना सकते हैं।
महेश भाई साहब, ख़ास तौर पर ELSS भी बहुत अहम विकल्प माना जाता है जब हम इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की बात करते हैं शेयर बाज़ार में। इसमें भी कई अलग अलग काउंटर्स होते हैं, उनका चुनाव किस तरह से किया जाए? देखिए, ELS बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको अपना कितना टैक्स ब्रैकेट है और उसमें आप क्या बेनिफिट लेने जा रहे हैं। हम ELS को अगर हम NPS से कंपेयर करें तो मुझे लगता है NPS में भी वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो ELS काउंटर पे मिल रही हैं। और ELS में बेसिकली क्या है कि जो लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो मुझे लगता है कि हमने भी देखा है कि इन्वेस्टर्स को कोई इतना बड़ा फायदा नहीं हुआ ELS में रखने से, क्योंकि उसमें मोबिलिटी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। कुछ काउंटर्स में पिछली बार बड़ा अच्छा रिटर्न आया, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूसली जो परफॉर्मेंस है वो मिड और स्मॉल कैप की अगर परफॉर्मेंस से कंपेयर करें तो वो उतनी बेहतर नहीं आ पा रही है। लेकिन फिर भी हमें एक डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। और अगर हमें शेयर मार्केट महेश भाई साहब, आपको रोकना चाहूंगी, समय कम है हमारे पास ना। प्रवीण एक कॉलर जुड़ गए हैं सूरत से, शो का समय कम हो रहा है तो जाते जाते कॉलर भी ले लेते हैं। प्रवीण जी जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, पूछिए सवाल। हाँ जी मैडम, मेरा ये सवाल है। पूछिए। मेरा सवाल ये है कि IT सेक्टर में 2-2.5 साल से कुछ मूवमेंट नहीं दिख रही है, तो कैसा रहेगा IT सेक्टर में बने रहना? शायद उन्होंने शो देर से देखना शुरू किया। हमने महेश भाई साहब हमने बहुत चर्चा की, लेकिन हमने खैर काफी डिटेल में इनको समझाई दिया। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट क्वेश्चन है, मैं पहले ही काफी डिस्कस कर लिया है इसको। मुझे मानना ये है कि इंटरनेशनल काफी इस पे प्रेशर रहेगा, तो अभी इसको अवॉइड किया जा सकता है। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए महेश भाई साहब, आप जिस तरह से बात कर रहे थे, ताकि हम तो जान मैं पाए। ये कह रहा था कि ELS से जो बेटर है वो NPS है। NPS में Tier 1 और Tier 2 में 2 इन्वेस्टमेंट है। Tier 2 एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है जी। और Tier 1 भी हमारा म्यूचुअल फंड की तरह ही है, लेकिन उसमें टैक्स बेनिफिट है। ELS में जो बेनिफिट 1.50 का है वो NPS में 50,000 का एक्स्ट्रा है। इसका मतलब है अगर NPS के थ्रू आप जाएंगे तो करीब 2 लाख रुपए का आपको टैक्स डिडक्टिबल मिल जाएगा। उसके चलते हुए आपके रिटर्न बेटर है। दूसरा क्या है कि जो NPS है वो भी टॉप के जो 10 फंड मैनेजर्स हैं वही मैनेज कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, PFRD के रेगुलेटेड है, तो उसके चलते उसमें जो कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत रिलेटिवली कम है। क्योंकि ELS में अगर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे ELS से ज्यादा आपको रिटर्न शायद NPS में मिल जाए। लेकिन NPS क्या है, अगेन एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। ELS में आपको 3 साल बाद पैसा मिल जाएगा, लेकिन NPS में एक लंबा निवेश बहुत जरूरी है और सुरक्षित संरक्षित टाइम फैक्टर आपको देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया महेश भाई साहब और अविनाश जी आपका, आप इस शो पर आए। आपने शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम अहम जानकारियां इतने सरल तरीके से और खासतौर पर हमारे कॉलर्स के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने विचार इस मंच से साझा करने के लिए। तो बाजार इस हफ्ते में, इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तो जो तमाम सेक्टर्स हैं उनके सवालों को अपने मन में संजो कर रखिए। हमारी टीम मिलेगी आपसे अगले हफ्ते। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।